गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CHSL प्रीलिम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। तो बिना लेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि ये जो मैग्नानिमिटी वर्ड लिखा है, इस वर्ड का मीनिंग में क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है। तो अगर मैं मैग्नानिमिटी की बात करूं तो इसमें आप ध्यान से देखो तो मैग्ना और एनिमिटी ये दो रूट मिल करके एक कंप्लीट वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैग्ना का मतलब है बिग। मैग्ना की जो मीनिंग है वो होती है बिग या ग्रेटनेस, और एनिमिटी का जो मीनिंग होता है वो स्पिरिट। तो मैग्नानिमिटी दिखाता है ग्रेट स्पिरिट ऑफ समवन, यानी कि कोई पर्सन जिसकी स्पिरिट ग्रेटनेस से भरी हुई हो, एक तरह से काइंड हार्टेड पर्सन या ग्रेट पर्सन कह सकते हैं। तो मैग्नानिमस पर्सन वो पर्सन है जो ग्रेट है या काइंड है बाय बिहेवियर। अब इनके ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इसमें एक वर्ड है विरुलेंस। विरुलेंस की मीनिंग होता है डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग। समथिंग का मीनिंग यहां पे समझो कोई डिजीज, किसी डिजीज के स्प्रेड होने का जो खतरा है, डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग एनी डिजीज। तो ये तो इसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट ही नहीं हो रहा है। यहां डिजीज की बात तो हम कर रहे हैं, यहां तो हम कर रहे हैं बिहेवियर की, ग्रेटनेस की, काइंडनेस की। ये तो है किसी डिजीज के स्प्रेड होने की बात, तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। फिर ऑप्शन बी इनविडियसनेस। इनविडियसनेस जो है ये एक रूट होता है इनवी। इनवी एक नाउन है और ज्यादातर लोग इसको लेकर अवेयर होते हैं। इनवी का मतलब होता है ज्वेलसी। तो इनवी जो दिखाता है उसकी मीनिंग होती है हैट्रेड, जलन, ईर्ष्या। और इनविडियसनेस जो है वो इसी से बना हुआ वर्ड है। तो इसकी जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं रिलेट होती है हैट्रेड से। हैट्रेड फॉर समवन, किसी के प्रति घृणा, नफरत। तो यहां तो बात हो रही है ग्रेटनेस की, बिहेवियर की, तो ये भी ऑप्शन होने से रहा। थर्ड वन इज वोलेटाइल। वोलेटाइल की जो मीनिंग होती है वो होता है सडन चेंज। सडन चेंज इन समथिंग, किसी चीज में सडन चेंज होना, तो ये भी होने से रहा। लास्ट ऑप्शन है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म में ध्यान देंगे एक रूट है ऑल्टर। ऑल्टर की जो मीनिंग होती है वो अदर। इसका जो रूट का मीनिंग होता है वो अल्टर। जैसे एक वर्ड है अल्टरकेशन, तो यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स फॉर अदर्स इज अल्टरकेशन। किसी दूसरे वर्ड के लिए खराब वर्ड्स का यूज करना, तो ये वर्ड उसी ऑल्टर से आया है। ऑल्टर का मतलब अदर है, तो ये वर्ड है अल्ट्रुइज्म। तो अल्ट्रुइज्म का मतलब है अ बिहेवियर इन विच अ पर्सन थिंक अबाउट अदर्स, जो दूसरों के बारे में सोचता है। तो जो दूसरों के बारे में सोचता है वही तो बिहेवियर की ग्रेटनेस है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, यही इसके क्लोजेस्ट मीनिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम बॉडी एंड सोल। पेपर में आने वाले क्वेश्चंस में से ये रिपीटेडली पूछा गया इडियम है और ये बहुत बार देखा गया है पेपर में। तो बॉडी एंड सोल, पहले तो आप इसको जान लो कि ये जो इडियम है ये एडवर्ब है। एंड बॉडी एंड सोल की अगर मीनिंग की बात की जाए तो इसकी मीनिंग होती है होली एंड इंटायरली, कंप्लीटली, पूरी तरह से। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप बॉडी एंड सोल का यूज करेंगे तो इसको एज एन एडवर्ब यूज करेंगे। और एक छोटी सी बात मैं आपको यहां जरूर बता देना चाहूंगा कि कभी भी इसके पहले कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। जैसे अक्सर पेपर में आप देखेंगे इसके साथ ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ही वर्कड विथ बॉडी एंड सोल। तो बॉडी एंड सोल के पहले हमने प्रीपोजिशन विथ का यूज कर दिया। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि विथ प्रीपोजिशन का यूज हम केवल नाउन या प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं। विथ क्या, कोई भी प्रीपोजिशन केवल नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज किया जा सकता है। ये जो इडियम है बॉडी एंड सोल, ये एडवर्ब होता है और किसी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के अलावा दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ हम कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसके साथ भी हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो इट विल गो रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। तो ये इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है होली एंड एंटायरली, कंप्लीटली, पूरी तरह से। लाइफ एंड डेथ ये होना नहीं है। सॉल्व और डिफिकल्टी ये होना नहीं है। हैप्पीनेस एंड सॉरो होना नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ध्यान देंगे सब लोग, यहां पे क्वेश्चन मार्क था। ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भले ही अफर्मेटिव जैसा हमें दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो हम इसे इंटरोगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये इंटरोगेटिव है तो आपको एक बात जो ध्यान देने वाली है वो है गेव। गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म है
अब अगर ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसके जगह पे जो वर्ब का फॉर्म होता है, जैसे मैं ये यहां कहना चाह रहा हूं कि कभी भी आप पैसिव करते हो तो वर्ब को हमें चेंज करना पड़ता है बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो पैसिव होता है। अच्छा, आप बी के फॉर्म्स तो जान ही रहे होंगे। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म होता है वॉज, वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन और फोर्थ फॉर्म होता है बीन। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे जो गेव है ये सेकेंड फॉर्म है। अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो हमें बी का सेकेंड फॉर्म यूज करना चाहिए। यहां पे स्पेशल बात यही होती है, वॉइस चेंज करते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो वर्ब का फॉर्म होगा वही बी का फॉर्म होगा पैसिव में। एक्टिव में जो मेन वर्ब का फॉर्म होगा पैसिव में बी का वही फॉर्म होना है। अगर बी का फर्स्ट फॉर्म होगा, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा एक्टिव वॉइस में तो बी का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होगा। अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज, वर होगा। तो यहां आप देख रहे हो गेव मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो जब इसके पैसिव को हम चेंज करेंगे तो वहां पे जो बी का फॉर्म होगा वो सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो बी का सेकंड फॉर्म अगर ध्यान से देखो आप, तो आप देख रहे हो केवल वॉज यहां पे दिया है। अदर जितने ऑप्शंस हैं उसमें कहीं भी बी का सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगा। यहां पे बी का थर्ड फॉर्म है। इस वाले ऑप्शन में अगर आप देखो तो बी का फॉर्म दिया ही नहीं है, तो ये पैसिव हो ही नहीं सकता है। इस लास्ट वाले में भी देखो आप तो बी का कोई फॉर्म दिया ही नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो कि सही हो सकता है और है ये ए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम मीनिंग एज द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड गिवन है इसी का सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। क्वांड्री की मैं बात करूं तो क्वांड्री एक नाउन है। क्वांड्री की जो मीनिंग होती है वो होती है माइंड का वो स्टेट जिसमें पर्सन डिसीजन न ले पाए, अनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड। कोई पर्सन हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू टेक एनी डिसीजन, कोई ऐसा माइंड का स्टेट जहां वो किसी डिसीजन को नहीं ले पा रहा है, उसे हम कहते हैं क्वांड्री। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो पहला वर्ड है इम्पास। इम्पास की भी मीनिंग वही है जो क्वांड्री की मीनिंग है। तो अगर मैं इसके क्लोजेस्ट मीनिंग की बात करूं तो इम्पास में है। रही बात क्लिंच की, तो क्लिंच का मीनिंग होता है एन इजी टास्क टू डू, कोई भी ऐसा टास्क जिसको परफॉर्म करना बहुत इजी हो। अगर मैं क्लिक की बात करूं तो क्लिक जो होता है ये एक ग्रुप होता है, पीपल शेयरिंग सेम इंटरेस्ट। वो लोग जो एक ही इंटरेस्ट के लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे क्लिक कहते हैं। यूजुअली इसको यूज करते हैं हम एक छोटे से ग्रुप के लिए, अ स्मॉल ग्रुप इन विच पीपल हु बिलोंग टू द सेम इंटरेस्ट गैदर टुगेदर, एक साथ होते हैं, उन्हें हम कह लेते हैं क्लिक। अब ब्रिज का मतलब तो आप जान ही रहे होंगे। ब्रिज तो होता है एक तरह से कह सकते हो सॉफ्ट विंड, जो सुबह के टाइम जो ठंडी हवा चलती है उसी को हम ब्रिज कह लेते हैं। तो अगर ऑप्शन करेक्ट देखा जाए तो इम्पास है। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। हमें देखना है कि किस सेंटेंस में स्पेलिंग एरर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां रिमाइंड का स्पेलिंग एरर है। रिमाइंड का जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है REMIND। तो यहां रिमाइंड में स्पेलिंग इसके एरर है। अगर देखा जाए सेकंड ऑप्शन में तो यहां भी रिमाइंड का जो मीनिंग है वो गलत है, तो इसमें भी रिमाइंड की स्पेलिंग गलत है, सेकंड वाले में भी। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो यहां रिमाइंड का ऑप्शन तो सही है, रिमाइंड की स्पेलिंग सही है, लेकिन फिर यहां पे वंस की स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। वंस की स्पेलिंग ONCE होता है। अच्छा, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, वंस को भी हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो हम वंस ऐसे लिख लेते हैं, एक वंस हम लिख लेते हैं वन के साथ अपॉस्ट्रोफी S, और एक वंस हम लिख देते हैं इस तरह से। तो हमने वंस को 3 मेथड से यहां लिख दिया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो वंस होता है ये होता है प्लूरल ऑफ वन। ये वन का मतलब है नंबर, 1 2 3 4, ये जो नंबर्स होते हैं इसमें जो वन होता है इसका प्लूरल होता है वंस। ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। जैसे मैं कह दूं 111 लिख दूं, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी वंस आर देयर इन 111। 111 में कितने वन है? तो आप देख रहे एक से ज्यादा वन है, तो कोई क्वेश्चन अगर पुटअप करेगा तो पूछेगा हाउ मेनी वंस। वंस का मतलब ये वाला वंस, वन का प्लूरल। तो यहां
एक से ज्यादा वन है तो हमने वन का प्लूरल कहा वंस। इसका रिप्लाई क्या हो सकता है? देयर आर थ्री वंस, देयर आर थ्री वंस, 1 2 3, तो ये थ्री वंस हो गए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो वन होता है ये पजेसिव केस है, पजेसिव केस है वन का, वन जो कि एक प्रोनाउन है, और वंस इस प्रोनाउन का पजेसिव केस है। वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और इसका यूज करते हैं किसी ऐसे सिचुएशन में जब पर्सन और जेंडर स्पेसिफिक ना हो। जैसे मैं कह दूं वन शुड वर्क हार्ड, तो यहां वन की मीनिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन या जेंडर के लिए नहीं है। पर्सन जो कि किसी भी, मतलब कह सकते हो वन का मतलब किसी भी पर्सन की बात हम कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे लिसनर हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, और किसी भी जेंडर का हो, उसे हम वन कहेंगे। और उसी वन का जो पजेसिव केस होता है वो होता है वंस। मैंने कह दिया वन शुड रिस्पेक्ट वंस फादर। तो यहां अगर देखा जाए ध्यान से, यहां पे वन लिखना था हमें, वंस लिखा गया, ये वंस होना था। वन हमें सब्जेक्ट की तरह यूज करना था, सॉरी, वन को हमें सब्जेक्ट की तरह यूज करना था। तो अगर हमारा सब्जेक्ट वन है तो इस वन का जो पजेसिव केस होगा वो होगा वंस, ये ध्यान देना है। तो वन शुड रिस्पेक्ट फादर, हुज फादर, वंस। तो पजेसिव केस हुज के रिप्लाई होते हैं, तो जहां हुज का रिप्लाई हमें नीड होगी वहां पे हम वंस अपॉस्ट्रोफी का यूज कर लेंगे। फिर लास्ट वंस जो लिखा गया है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हाउ मेनी टाइम्स का रिप्लाई होता है। आई टेक टी वंस इन अ डे, तो हाउ मेनी टाइम्स डू आई टेक टी, तो वंस इन अ डे। तो ये वंस जो होता है हाउ मेनी टाइम्स का रिप्लाई होता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर सेंटेंस में कहीं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हम पुट करते हैं तो वो सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो ये ध्यान देंगे, ये वंस जो है ये नाउन है, ये वन का प्लूरल है, ये जो वंस है ये वन का पजेसिव केस है जहां वन प्रोनाउन है, और ये जो वंस है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जब हमें हाउ मेनी टाइम्स का रिप्लाई चाहिए तब हम ये वंस यूज करेंगे। आई टेक टी वंस इन अ डे, तो हाउ मेनी टाइम्स डू आई टेक टी, तो वंस इन अ डे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि ये जो वंस हमने लिखा है, ये वंस तो हम, पहली बात तो स्पेलिंग का भी एरर है, और दूसरी बात वंस यहां हमें इंडेफिनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। आई नो, हाउ मेनी टाइम्स डू आई नो, वंस, तो हमें इस तरह से लिखने की जरूरत है। तो वंस की स्पेलिंग में एरर है। लास्ट वाले को देखा जाए तो यहां पे रिमाइंड का स्पेलिंग भी करेक्ट है और वंस की स्पेलिंग भी सही है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, विच इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। अब ये जो लिखा गया है इस पूरे स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड क्या होगा हमें ये बताना है। वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इंपल्स टू स्टील। इसका मतलब है कि कोई पर्सन जो हमेशा स्टीलिंग, हमेशा चोरी करने का मन करता है, जिसका जो हमेशा चोरी करना चाहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला वर्ड तो हमने लिख दिया ऑप्शन में कॉनोजियर। अगर मैं कॉनोजियर की बात करूं तो कॉनोजियर की मीन्स होता है एक्सपर्ट इन आर्ट एंड फूड। वो पर्सन जो आर्ट और फूड में एक्सपर्ट हो उसे कॉनोजियर कहेंगे, यहां पर वो कॉन्टेक्स्ट है नहीं। और क्लैप्टोमेनिया की बात करें तो उसमें क्लैप्टो रूट होता है, क्लैप्टो की मीनिंग होता है स्टीलिंग, अब मेनिया का मतलब होता है परसिस्टेंट न्यूरोटिक इंपल्स, किसी चीज के लिए बड़ी ज्यादा इच्छा होना, डिजायर बहुत तगड़ा होना। तो क्लैप्टोमेनिया में क्लैप्टो स्टीलिंग है और मेनिया का मतलब होता है न्यूरोटिक इंपल्स। तो न्यूरोटिक इंपल्स ऑफ समथिंग, तो न्यूरोटिक इंपल्स ऑफ व्हाट हियर, ऑफ स्टीलिंग। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। हाइपोक्रिट की अगर मैं बात करूं तो हाइपोक्रिट का मतलब होता है अ पर्सन हु शोज फॉल्स अपीयरेंस। वो पर्सन जो अपना अपीयरेंस जो होता कुछ और है, अपीयरेंस एक्सप्रेस कुछ और करता है। एक तरह से कह सकते हो बहरूपिया, बनावटी, दिखावटी, पाखंडी आप कह सकते हो। अगला वर्ड है आइकनोक्लास्ट। अगर मैं आइकनोक्लास्ट की बात करूं तो इसका ओरिजिन बड़ा ही बेहतरीन है, आइकन से आया है। आइकन मीन्स इमेज, क्लास्ट का मतलब होता है ब्रेक, तो किसी के इमेज को ब्रेक करना। इमेज को ब्रेक करना मतलब कोई ऐसा मेथड जो कई सालों से चला आ रहा है, कोई ऐसा सिस्टम जो बहुत सालों से चल रहा है, उस कंजर्वेटिव सिस्टम को, उस सिस्टम को जो कई सालों से चल रहा है उसको ब्रेक कर देना, उसको फॉलो ना करना ही होता है आइकनोक्लास्ट।
तो आइकोनोक्लास्ट वो पर्सन है जो चले आ रहे परंपराओं को बिलीव नहीं करता है। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चूज द अपोजिट वर्ड। यहां पे फ्रस्ट्रेट वर्ड का अपोजिट वर्ड हमें बताना है। फ्रस्ट्रेट की मीनिंग होता है समथिंग एनवाइंग, एनवाइंग, कोई ऐसी चीज जो आपको गुस्सा दिलाए। तो अगर गुस्सा दिलाए उसकी मीनिंग हमें देखना है। तो अगर देखा जाए तो इसका सिनोनिम पूछा होता तो हम इर्क को लिख देते, लेकिन हमें तो लिखना है एंटोनिम। फ्रस्ट्रेट की मीनिंग है समथिंग दैट एनवाइज समवन, समवन दैट एनवाइज अदर्स, कोई पर्सन जो दूसरे को गुस्सा दिला दे, वही मीनिंग इर्क का है। तो ये तो सिनोनिम हो गया, हमें चाहिए एंटोनिम। फेटर का मतलब होता है समथिंग दैट दैट क्रिएट्स एनी प्रॉब्लम इन प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के प्रोग्रेस में जो बाधा उत्पन्न करे, परेशानी उत्पन्न करे, उसे कहते हैं फेटर। फेटर का एक नाउन फॉर्म होता है फेटर्स। फिलहाल इसको हम अभी नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन फेटर का मतलब है कोई ऐसी चीज जो किसी प्रोग्रेस को प्रोग्रेस होने की स्पीड को कम कर दे, डिस्टर्बेंस पैदा करे। तो हमें तो चाहिए एंटोनिम फ्रस्ट्रेट का। अगर देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट इससे रिलेट नहीं हो रहा है। फॉस्टर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी सिचुएशन को सूद करे, किसी को प्रोग्रेस करे। फॉस्टर चाइल्ड आप एक ऑप्शन एक सुन सकते हो। फॉस्टर चाइल्ड एक ऐसा चाइल्ड जो डिराइव्ड है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसको किसी ने पाल पोस के बड़ा कर दे। तो ये तो किसी को बड़ा करना है, प्रोग्रेस करना है। अब फ्रस्ट्रेट करना मतलब किसी चीज की वो प्रोग्रेस ना होने देना, इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, ताकि उसका प्रोग्रेस रुक जाए। फॉस्टर का मतलब है जिसको आप प्रोग्रेस दो। तो ये इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। अच्छा, सर्कमवेंट तो इससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सर्कमवेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु अवॉइड्स टेलिंग, हु अवॉइड समथिंग, कोई पर्सन वो जो कि किसी चीज को अवॉइड कर रहा है। सर्कुम इसमें रूट है। सर्कुम का मतलब होता है इसी से सर्कल बना है, जो गोला में हो, यानी बात को घुमाए। तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो एग्जैक्ट आंसर ना करके वो चीजों को गोल गोल घुमाने की कोशिश करे, वो सर्कुमवेंट हो जाएगा, सर्कुमवेंट हो जाएगा, सॉरी। अगला वर्ड है जिसमें सिनोनिम बताना है अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक किस पर्सन को कहेंगे? अपोलोजेटिक उस पर्सन को कहेंगे वन हु शोज सॉरी फॉर समथिंग दैट हैज बीन डन बाय हिम और हर। अ पर्सन हु शोज सॉरी, अ पर्सन हु फील्स सॉरी फॉर समथिंग दैट हैज बीन डन बाय हिम और हर। किसी पर्सन से जो गलती हो जाए, उस गलती के बाद उसके लिए जो सॉरी फील करता है उसे अपोलोजेटिक कह देंगे। अगर देखा जाए तो अपोलोजेटिक के लिए ये एडजेक्टिव है। ऊपर देखा जाए तो फ्रस्ट्रेट एक वर्ब था, इसके सारे जो ऑप्शन जो दिए गए थे वो भी वर्ब ही थे। अपोलोजेटिक में पहला जो ऑप्शन दिया है वो है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब किसी चीज का रुक जाना। स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर मतलब जैसे कहीं पे पानी का रुक जाना, तो वो स्टैग्नेंट हो गया। जो वाटर के फ्लो को एक मतलब फ्लो ना हो जिस वाटर में, उसे हम कह देते हैं स्टैग्नेंट। तो वाटर हो चाहे कोई भी चीज जिसमें फ्लो ना हो, किसी स्ट्रीम में ना हो। अच्छा, डिरिसिव सॉलिड। सॉलिड तो आप समझ रहे हो, सॉलिड का मतलब क्या हो सकता है? सॉलिड का मतलब है कि कोई चीज जो कि थ्री फॉर्म्स होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड का मतलब हार्ड फॉर्म। अगर मैं बात करूं, एक मिनट, हेलो, सॉलिड तो मैंने बता दिया। सॉलिड की मीनिंग क्या है? सॉलिड का मीनिंग है समथिंग हार्ड। अच्छा, डिरिसिव का मतलब है एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेसेस कंटेम्प्ट, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिससे कंटेम्प्ट एक्सप्रेस हो, लालच एक्सप्रेस हो। और कंट्राइट का मीनिंग वही है जो मीनिंग अपोलोजेटिक है, फील सॉरी फॉर समथिंग वन हैज डन। तो सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, और ये सारे ऑप्शन जो दिए वो भी एडजेक्टिव है, ये ध्यान देना है। फाइंड द एरर। द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। अब देखना है, हैव राइजन होप्स एक ऑप्शन है, राइजन ट्रांजिटिव वर्ब, राइज रोज राइजन है। और अगला है नो एरर, अगला है द रिसेंट डिस्कवरीज, और अगला है अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, राइजन को ध्यान देंगे। एक वर्ब है राइज और एक वर्ब है रेज। अगर इन दोनों वर्ब्स की मैं बात करूं तो दोनों ही वर्ब्स ऑलमोस्ट मीनिंग में सेम होते हैं, बस दोनों का डिफरेंस ये होता है कि राइज जो है हैपनिंग है और रेज जो है वो डूइंग है।
रेज का मतलब बढ़ाना, उठाना, राइज का मतलब उगना, बढ़ना, हैपनिंग है। अच्छा, एक बात मैं यहां चाहूंगा कि एकदम क्लियर हो जाए, वर्ब्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मेनली डूइंग और हैपनिंग। डूइंग और हैपनिंग की मीनिंग क्या है? जैसे मैंने कह दिया आई टीच इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश को देखा जाए तो आई सब्जेक्ट है और टीच यहां पे डूइंग वर्ब है। डूइंग का मतलब है सब्जेक्ट ने यहां पे कुछ किया है। आई टीच इंग्लिश, तो सब्जेक्ट ने कुछ किया, अगर सब्जेक्ट ने कुछ किया तो वर्ब हो गई डूइंग। अगर मैं कह दूं ही डाइड यस्टरडे, अगर यहां पे देखा जाए तो सब्जेक्ट ही है और ही ने कुछ किया नहीं बल्कि में ही को कुछ हो गया, तो ये वर्ब हो गई हैपनिंग। जितने भी हैपनिंग वर्ब होते हैं वो सब इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से मेरा मतलब यह है कि वर्ब्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव और सेकंड टाइप का जो वर्ब होता है उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट की भी नीड होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं जिनके वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, वो इंट्रांजिटिव होते हैं। तो जितने हैपनिंग वर्ब्स होते हैं वो सब इंट्रांजिटिव होते हैं। और डूइंग वर्ब्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं। यहां पे अगर रेज की बात करूं तो ये ट्रांजिटिव है, वैसे भी वो वर्ब्स ट्रांजिटिव होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो, ऑब्जेक्ट व्हाट या होम का रिप्लाई होता है। तो रेज का मतलब बढ़ाया, तो अगर किसी ने कोई कुछ बढ़ा रहा है तो क्या बढ़ा रहा है, तो व्हाट का रिप्लाई तो हमें चाहिए ही होता है। द गवर्नमेंट हैज रेज्ड, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, क्या बढ़ा दिया है? द प्राइस ऑफ द फ्यूल, द प्राइस ऑफ द फ्यूल। तो द प्राइस जो हम लिख रहे हैं ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो रेज वर्ब मिला जुला कहने का मतलब डूइंग है और ये ट्रांजिटिव है, राइज वर्ब हैपनिंग है और ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज और थर्ड फॉर्म होता है राइजेन, और रेज का सेकंड फॉर्म होता है रेज्ड और थर्ड फॉर्म होता है रेज्ड। लेकिन इनको हम तब यूज करेंगे जब आगे हमें ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अच्छा, ये राइज के जो फॉर्म्स होते हैं ये सब हैपनिंग है, ये सब इंट्रांजिटिव हैं और इनका यूज हमें तब करना है जब हमें ऑब्जेक्ट न दिया हो। अगर यहां पे ध्यान से देखें तो इस राइजन वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है होप्स। अगर किसी वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हो तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब की नीड होगी या इंट्रांजिटिव? तो सिंपल सी बात है, हमें नीड होगी ट्रांजिटिव वर्ब की। तो अच्छा, हैव के बाद हमें चाहिए कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेकिन थर्ड फॉर्म हमें राइज का नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि राइज इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमें तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, अगर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमें वर्ब की जो नीड होगी वो किस तरह की होगी? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? तो ऑब्वियसली हमें जरूरत होगी ट्रांजिटिव का, तो हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, लेकिन वो राइज का नहीं, फिर रेज का लिखना पड़ेगा। तो हमें यहां राइजन नहीं लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा रेज्ड। ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। माई फीट डोंट द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब यहां देखना है ब्लैंक के लिए हमारे पास ऑप्शन है स्लैब, टच, डील, प्यूरिफाई। एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पे जो ग्राउंड लिखा है ये इस वर्ब जो भी लिखा जाएगा वर्ड, अब खास तौर पे अगर ग्राउंड लिखा गया तो वर्ब की ही नीड होगी क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना होगा। तो इसमें स्लैब होने से रहा क्योंकि स्लैब नाउन होता है। स्लैब का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड सो मेनी थिंग्स। टुकड़ा वगैरह सीमेंट का, पत्थर का, वो जो दीवार वगैरह बनते हैं उसे स्लैब, स्लैब होता है ना, ढलाई उलाई होता है तो स्लैब होता है, तो वो तो नाउन होता है। तो हमें तो नाउन लिखना है क्योंकि नाउन लिख देंगे तो दो नाउन तो एक साथ आ नहीं सकते हैं। अब टच एक वर्ब है और डील भी एक वर्ब है और प्यूरिफाई भी एक वर्ब है, तो इन तीनों में से किसी एक को सोच सकते हैं। स्लैब नाउन है, ये लिखा नहीं जा सकता, दो नाउन कभी एक साथ आते नहीं। अगर हम डील की बात करें तो डील वर्ब जो होता है वो इंट्रांजिटिव होता है। डील के साथ हम या तो इन लिखते हैं या तो विथ लिखते हैं। डील इन एनी बिजनेस और डील विथ समवन, तो यहां पे कोई प्रीपोजिशन दिया नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। प्यूरिफाई का मतलब होता है किसी चीज को प्योर कर देना, तो प्योर करना तो वैसे भी ग्राउंड को हम प्योर कर नहीं पाएंगे, पहली चीज। और दूसरी बात अगर हम देखें तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है फीट, फीट तो किसी ग्राउंड को प्योर कर नहीं पाता है या कर नहीं पाएगा। तो ये प्यूरिफाई देखा जाए तो यहां पे मतलब कह सकते हो कि लॉजिकल नहीं होगा, तो इसको हमें नहीं लिखना पड़ेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा टच।
फीट कैन टच द ग्राउंड, तो वो ठीक है। फिर अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, हमें सही ऑप्शन का यूज करके ब्लैंक को फिल करना है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ो तो लिखा गया है हाउ एवर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट फॉर्म्स डिड नॉट सडनली फ्रॉम इंडिया। अब इस ब्लैंक के लिए हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो अगर मैं बात करूं क्लोज की, तो कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ोगे तो ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट्स फॉर्म्स जो थे, ब्रिटिश जो फॉर्म्स, जो कंपनी, जो बिजनेस के लिए उन्होंने पूरा अंपायर फैला रखा था, तो वो वैसे भी हम कह नहीं रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने उसे क्लोज कर दिया। सडनली तो क्लोज नहीं किया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद वो जितना बिजनेस का अंपायर फैला रखे थे उन्होंने तुरंत क्लोज नहीं किया, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट था। तो अगर मैं कह दूं क्लोज, तो वैसे भी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो डिड नॉट लिखा है, तो इसका मतलब क्लोज नहीं किया। तो क्लोज नहीं किया, सडनली क्लोज नहीं किया, इसका मतलब है कि उन्होंने तुरंत क्लोज नहीं किया, जबकि इंडिपेंडेंस के बाद तो उनको यहां से चले ही जाना था, तो क्लोज तो करना ही करना था। फिर डिसअलाउ, तो डिड नॉट डिसअलाउ का तो कोई मतलब मीनिंग हो जाएगा, डिड नॉट डिसअलाउ मतलब डिसअलाउ नहीं किया, मतलब अलाउ कर दिया। तो क्या फर्म ने अलाउ कर दिया, क्या अलाउ कर दिया? पहली बात तो डिसअलाउ, अलाउ जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट लिखा नहीं, ये है। और वैसे भी यहाँ पे इलॉजिकल है, इसको यूज करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अगर हम देखें डाइवेस्ट और कॉन्सिक्रेट, तो कॉन्सिक्रेट में कौन रूट है, कौन का मतलब टुगेदर है, असेक का मतलब होता है रिलीजियस, तो कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्टेटिंग समथिंग इन द रिलीजियस मैनर, धार्मिक तरीके से किसी चीज को कह सकते हो परफॉर्म करना, किसी प्रोसेस को धार्मिक तरीके से ऑफिशियली अनाउंस कर देना। तो ये तो है नहीं, जीतने के बाद कोई धार्मिक वर्मिक बात तो है नहीं कि धार्मिक तरीके से उन्हें कुछ अनाउंस करना था। डाइवेस्ट का मतलब होता है कि अपने एसेट्स को बेच देना, खासतौर पर इसका यूज करते हैं बिजनेस के टर्म में। तो जाहिर सी बात है, ब्रिटिश जो एक्सपेट्रिएट फॉर्म्स थे, अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिपेंडेंस के बाद वो जितने भी एसेट्स थे, जो फॉर्म्स के जो चीजें थी, उन्होंने इंडिया में क्या कर दिया, डाइवेस्ट कर दिया, बेच दिया, हटा दिया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीअरेंज दीज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, देखते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा हिंट है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे इनफॉर्मल कॉलोनीज सच एज के बाद अगर आप ध्यान दें तो घाना कंट्री नेम है, तो ये किसी कंट्री का नेम है, तो ये हो गया कंट्री फर्स्ट। जमैका ये हो गया कंट्री सेकंड। इंडिया ये हो गया कंट्री थर्ड। अब एंड के बाद हमें कोई ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा जो कंट्री नेम हो, क्योंकि जब सीरीज हम लिखते हैं, मान लो कोई सीरीज हम लिख रहे हैं ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे ए बी सी जो सीरीज में होंगे डी भी उसी सीरीज में होना चाहिए। अगर ए बी सी किसी कंट्री के नेम है तो डी भी किसी कंट्री का ही नेम होना चाहिए। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो इसमें से फिलीपींस जो है किसी कंट्री का नेम है, तो एंड के बाद जो सीरीज का अगला वर्ड होगा जो कंट्री नेम होगा वो होगा फिलीपींस। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि क्यू और एस जो लिखा गया है ये एक दूसरे के लिए पेयर्स हैं, जिसमें क्यू पहले आएगा एस बाद में आएगा। तो अगर हम देखें ऑप्शंस को तो क्यू एस वाले ऑप्शन किस में दिए हैं, तो क्यू एस इसमें दिया है, इसमें क्यू एस दिया नहीं, एस क्यू दे दिया है। इस वाले में भी देखा जाए तो दिया नहीं है, इस वाले में देखा जाए तो दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पी क्यू आर एस बड़े ही आसान होते हैं अगर उन्हें थोड़े ध्यान से देख लिए जाए तो। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज की जो स्टडीज है, जो आकाशीय ग्रह पिंड नक्षत्र हैं, इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरोलॉजी का मतलब तो होता है कि स्टडी बेस्ड ऑन नंबर्स, और ये खास तौर पे स्टडी होता है टू नो द फ्यूचर ऑफ समवन, किसी के फ्यूचर को जानना और उस नंबर की स्टडी करके, संख्याओं का अध्ययन करके भविष्य बताना, ये होता है न्यूमेरोलॉजी न्यूमेरोलॉजी। अगला वर्ड है एस्ट्रोलॉजी, स्टार गेजिंग और एस्ट्रोनॉमी। यहां मैं चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये दो टर्म्स आप क्लियर कर लें। ये भी स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज है, ये भी स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज है। एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज है, लेकिन ये किसी पर्सन के लाइफ पे होने वाले अफेक्ट को बताता है, जो ग्रह नक्षत्र का जीवन में क्या प्रभाव है, ये होता है एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी होता है स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, कि सन मून इनके मूवमेंट क्या है, ये सारी चीजें साइंटिफिक स्टडी। ये जो होता है ये होता है किसी के फ्यूचर को बताने के लिए।
तो एस्ट्रोलॉजी हो गया। स्टार गेजिंग का मीनिंग भी ऑलमोस्ट एस्ट्रोनॉमी होता है, लेकिन ये कोई कह सकते हो अमेचर, कोई ऐसा पर्सन जो शौकिया तौर पे इन चीजों को देखना चाहता है, जैसे ग्लास लगा करके कुछ ऐसी चीजों को देख लेना जो रिलेटेड टू हेवनली बॉडीज हो। लेकिन ये किसी ऐसे पर्सन के लिए जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से हो। लेकिन यहाँ पे स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज है तो एंटरटेनमेंट की बात तो है नहीं, तो हमारा एस्ट्रोनॉमी ही सही ऑप्शन हो। नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। अ क्लाइमेट कॉज्ड बाई नेचुरल फोर्सेज इन कॉम्बिनेशन। अगर सारे ऑप्शंस को हम पढ़ ले, थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा जल्दी में बताना चाहूँगा। यहाँ आप देखो, आप लिखा है कॉम्बिनेशन, तो जब भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन किसके साथ रिलेट हो रही है, तो कॉम्बिनेशन विथ समथिंग। तो कॉम्बिनेशन के साथ हमें प्रीपोजिशन विथ यूज करना चाहिए। जब भी हम PQRS का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल्स है, ये हमें पेयर्स को ढूंढने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो हमें देखना कि कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन किसके साथ रिलेट हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन विथ समथिंग होता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो विथ से केवल एक ही स्टार्ट होने वाला है, तो हमें पता है कि P और R के बीच रिलेशन है, जिसमें P पहले आएगा, R बाद में आएगा। तो हम देख लेते हैं P और R का कॉम्बिनेशन किसमें है। अगर देखा जाए तो P R इसमें है, ये ऑप्शन सही है, बी वाला। P के बाद ही R वाला है, और किसी में P के बाद R दिया ही नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। हमें देखना है, ये डायरेक्ट फॉर्म का दिया है, डायरेक्ट नरेशन दिया है, हमें इनडायरेक्ट देखना है। मैंने कहा द सेज सेड मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। अगर देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये जनरल स्टेटमेंट नहीं, ये फैक्ट है। ये विलियम शेक्सपियर की बड़ी फेमस कोटेशन है कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। इंसान चाहता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, गॉड डिस्पोज करता रहता है, मना करता है, तो वो चीज़ें नहीं देता है, वो अलग की बात है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया ये एक फैक्ट है। तो जो फैक्ट्स होते हैं उनके टेंस हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे हम कह दें कि बैट्स हैव टिथ, तो बैट्स के टिथ होते हैं। बैट्स एक पक्षी होता है, चमगादड़, जिसके टिथ होते हैं। तो अब इसको हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसके टेंस को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि बैट्स हैव टिथ में ये जो बात कहा जा रहा है ये फैक्ट है। वी हैव टू हैंड्स, ये फैक्ट है, इसके टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा ऑप्शन सही होना है और सब गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने टेंस चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया है। सेकंड वाले ऑप्शन को अगर देखो तो आपने टेंस चेंज कर दिया है, प्रपोज्ड एंड डिस्पोज्ड। थर्ड वाले में देखा जाए तो यहाँ पे प्रपोज डिस्पोज टेंस चेंज है, ये होने से रहा। फोर्थ वाले में भी देखो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर दिया, तो ये भी हमारा एरर ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज से हेट करे उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मिसोगेमिस्ट। मिस का मतलब होता है टू हेट, गैमी का मीनिंग जो होता है वो होता है मैरिज। मैरिज गैमी पे कुछ वर्ड्स आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा मोनोगैमी। मोनोगैमी कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग मैरिज वन टाइम्स, एक बार शादी करे, तो जो एक बार शादी के लिए कॉन्सेप्ट है एक बार शादी वाला, वो मोनोगैमी है। पॉलीगैमी मीन्स गेटिंग मैरिज फॉर मल्टीपल टाइम्स, किसी कई बार शादी करना है, तो गैमी मीन्स शादी है। एक वर्ड होता है फिलोगैमी, फिल मीन्स टू लव, गैमी मीन्स मैरिज। तो फिलोगैमी कौन, फिलोगैमिस्ट किसको कहोगे, अ पर्सन हु लव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, जो मैरिज के कॉन्सेप्ट को पसंद करता है वो मिसोगैमी फिलोगैमी है। तो यहाँ पे तो हमें लिखना है वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे मिसोगैमिस्ट हो जाएगा। अच्छा पॉलीग्लॉट क्या है, अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। पॉली का मतलब मेनी होता है, तो पॉलीग्लॉट का मतलब जो कई लैंग्वेज बोल सकता है। पेडेंटिक वो है वन हु शोज दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल, एंड द पर्सन हु ऑलवेज इंटरप्ट्स अदर फॉर मेकिंग करेक्शन इन रूल्स, जो हमेशा रूल्स का करेक्शन करता रहता है, जो हमेशा ठीक करने के चक्कर पड़ा रहता है, उसे हम कह देंगे पेडेंटिक। और कॉकेट जो होता है, इट इज अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स अ मैन फॉर गेटिंग अटेंशन। वो महिला या लड़की जो किसी दूसरे पुरुष का अटेंशन पाने के लिए उन्हें फ्लर्ट करती है, उसे हम कह देते हैं कॉकेट। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, अंडरलाइन पार्ट को हमें इम्प्रूव करना है। अंडरलाइन पार्ट है लीव्ड ऑन।
अब यहाँ देखना है कि अ मैन में डाई, नेशंस में राइज एंड फॉल। इंसान मर सकता है, इंसान बढ़ सकता है, इंसान नीचे आ सकता है, पतन हो सकता है, बट एन आइडिया, इंसान का पतन हो सकता है, इंसान काफ़ी ऊपर जा सकता है, काफ़ी विकास कर सकता है, एंड बट एन आइडिया, लेकिन जो आइडिया है, आप सब जान रहे हो कि आइडिया हमेशा ही रहती है। तो ये एक फैक्ट हो गया, जो चीज़ टाइम से प्रभावित नहीं होती, जिसको टाइम अफेक्ट नहीं कर सकता, वो बन जाएगा फैक्ट। टाइम हमेशा ही रहती है, और जो फैक्ट होते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना होता है। अगर इन सारे ऑप्शंस में देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन ये भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन ये भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑप्शन ये भी है। नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि हमने पास्ट टेंस यूज कर दिया है, जबकि ये एक फैक्ट है, फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट है एन आइडिया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लीव ऑन होगा नहीं। अच्छा, इसमें ए वाले ऑप्शन में लीव्स इन लिखा है, ये सिंगुलर है, लीव्स ऑन लिखा है, ये भी सिंगुलर है, ये दोनों सिंगुलर है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लीव्स इन और लीव्स ऑन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। लिव इन तो आपने सुना ही होगा, लिव इन रिलेशन। तो लिव इन रिलेशन कैसे रिलेशन, जिसमें एक साथ लोग रहते हैं। तो आइडिया एक साथ रहता है ऐसा तो कुछ है नहीं। लिव इन और लिव ऑन, इन दोनों की मीनिंग ध्यान देना है। लिव इन का मतलब होता है टू लिव विथ समवन, किसी के साथ में रहना। स्पेशली लिव इन रिलेशन में लोग साथ में रहते हैं विदाउट मैरिज। और लिव ऑन का मतलब है समथिंग दैट कांट बी चेंज्ड, कोई ऐसी चीज जो चेंज ना हो। और आइडिया कुछ ऐसा ही है जो कभी चेंज नहीं होना। आइडिया हमेशा के लिए बना रहता है, वो चेंज नहीं होना है। दैट एग्जिस्ट फॉर एवर, समथिंग दैट कांट बी चेंज, समथिंग दैट एग्जिस्ट फॉर एवर, कोई ऐसी चीज जो हमेशा के लिए बनी रहे। तो हमें लिखना पड़ेगा लीव्स ऑन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इस इडियम की मीनिंग लिखना है। स्लैप ऑन द रिस्ट, किसी के रिस्ट पे स्लैप कर देना। इसका मतलब किसी को पनिशमेंट देने का दिखावा करना, बहुत छोटा ही पनिशमेंट। तो कह सकते हो अ माइल्ड पनिशमेंट। देखने में लगे कि पनिशमेंट हो गया, लेकिन पनिशमेंट है नहीं। ये बड़ा आसान इडियम है। आगे देखते हैं, फाइंड द एरर पार्ट। हमें एरर पार्ट ढूंढना है। तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इस सेंटेंस में देयर इज नो एरर, तो ऑप्शन डी सही है। तो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाते हैं। आगे देखते हैं, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्लूम की स्पेलिंग सही है, ग्लूमी की स्पेलिंग सही है, शाउट की स्पेलिंग SHOUT होता है, तो ये एरर है। और ये ब्रूम की स्पेलिंग भी यहाँ पे ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स पे है। कॉम्प्रिहेंशन करना है और इनके बाद हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। एक बार हम पहले इसको थरली पढ़ लेते हैं ताकि हमें बेसिक आइडिया मिल जाए कि हम बात किसके कर रहे हैं। मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज ब्लैंक एज दे राइपेन। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल peppers and change from green to red. Color is just one way along with size, texture and smell that you can tell if a fruit or vegetable is blank to be harvested or eaten. Imagine a factory that blank strawberries into plastic containers to be blank to grocery stores across the country. It might be useful to have a machine that automatically blank any green strawberries that were ripe, or you might want a machine on the farm that automatically recognizes strawberries by color and only picks the red ones to begin with. अब इसको हमें देखना है। इसमें फर्स्ट जो ब्लैंक है इसमें हमें क्या फिल करना है। तो आगे हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन में दे रखा है शेप, क्लॉथ्स, कलर, साइज। इनमें से कौन करना है। तो एक बार हम पीछे थोड़ा देखें तो हमें हिंट मिलेगा कि किसकी बात हो रही है। अगर आप पढ़ो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज, अब चेंज करते क्या, क्लॉथ चेंज करते हैं, शेप करते हैं, साइज करते हैं या कलर चेंज करते हैं। तो आगे आप पढ़ो फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर्स ऑल चेंज, ये चेंज होते हैं। अब देखो अब चेंज करने का ऑप्शन दिया है तो चेंज किस में होते हैं, फ्रॉम ग्रीन टू रेड कलर, ग्रीन से रेड कलर में चेंज होते हैं। तो इसका मतलब हम जो चेंज कर रहे हैं वो किस में चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम कलर में चेंज करने की बात करें तो और सारे ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो गए, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। फिर नेक्स्ट में है सुटेबल ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2 स्टडी
ट्रैपिड, सोबर, रेडी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सोबर किसके लिए यूज होता है? सोबर यूज होता है बिहेवियर के लिए। ट्रैपिड का मतलब अफ्रेड, स्टेडी का मतलब कह सकते हो कि परमानेंट, समथिंग दैट इज परमानेंट, दैट लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जो बहुत देर तक टिके। कहते हैं ना स्टेडी जॉब, मतलब ऐसा जॉब जो काफ़ी दिनों तक के लिए बना रहे। स्टेडी जॉब, स्टेडी इनकम, ऐसा इनकम जो बहुत दिनों तक बना रहे, एक फ्लो में बना रहे। तो अब देखते हैं रेडी का मतलब दैट इज अवेलेबल, दैट इज अवेलेबल टू यूज, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो हमने कहा कि ठीक है वो जो चेंज होता है वो ऐसे होता है, कैसे? ग्रीन से रेड में। कलर इज जस्ट वन वे अलॉन्ग विथ साइज। हम करें कलर तो एक की बात है, एक की बात है, इसके साइज, टेक्सचर और स्मेल में भी चेंज आते हैं। दैट यू कैन टेल इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज टू बी हार्वेस्टेड और ईटन। हम कह रहे हैं कि वेजिटेबल इज, अब वेजिटेबल सोबर होगा नहीं, क्योंकि सोबर होता है बिहेवियर। ऑप्शन को देखेंगे तो हम बात करें वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल कैसा होता है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो वेजिटेबल सोबर हो नहीं सकता है, सोबर कोई पर्सन होता है। अब वेजिटेबल ट्रैपिड भी नहीं होगा, ट्रैपिड का मतलब अफ्रेड होता है। तो वेजिटेबल के बारे में हम कह रहे हैं तो वेजिटेबल ट्रैपिड होगा नहीं। स्टेडी का मतलब होता है वो जो बना रहे, तो जो वेजिटेबल है वो कभी भी स्टेडी नहीं हो सकता है, ये तो हमेशा चेंज होता रहे। ऊपर भी हम देख रहे हैं रेफरेंस चेंज का हो रहा है। स्टेडी का मतलब जो चेंज ना हो, तो वेजिटेबल तो चेंज होता ही रहता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ट्रैपिड, वेजिटेबल कभी डरपोक हो नहीं सकता है, सोबर तो किसी पर्सन का बिहेवियर था, तो वेजिटेबल कैन बी रेडी। तो अब अगर ऑप्शन, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आप कह रहे हो कि वेजिटेबल इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड। इमेजिन अ फैक्ट्री दैट स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर। अब आप हिंट देखो कि स्ट्रॉबेरीज और प्लास्टिक कंटेनर में क्या रिलेशन हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। स्ट्रॉबेरीज को प्लास्टिक के कंटेनर में क्या कर सकते हैं? पैक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, टेप्स करते हैं या हॉल्ट करते हैं। तो हॉल्ट का मतलब होता है स्टे करना, कहीं पे कुछ देर के लिए रुकना। तो ये कोई पर्सन तो है नहीं कि हॉल्ट करेगा, हॉल्ट किस कोई पर्सन कर सकता है। अच्छा, टेपिंग हो सकता है। और वैसे भी हम वो प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, उस प्लास्टिक के कंटेनर में स्ट्रॉबेरीज को हम टेप करते हैं कि पैक करते हैं। तो टेपिंग तो होती है, कंटेनर की टेपिंग नहीं होती, कंटेनर की पैकिंग होती है। तो हम पैकिंग कर सकते हैं, टेपिंग नहीं कर सकते। और वैसे भी उसको रख करके उसको ब्रेक तो करते हैं, तो ब्रेक तो वैसे भी देखा जाए यहाँ पे तो सुटेबल है नहीं, तो उसकी पैकिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में देखा जाए तो ऑफ प्रीपोजिशन इसके साथ लगा है, इसके साथ टू प्रीपोजिशन लगा है, इसके साथ टू प्रीपोजिशन लगा है, और शिफ्ट ऑफ जो लिखा गया ये फ्रेजल वर्ब है। एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन, ताकि हमें कुछ हिंट मिल जाए। तो कह रहे हैं प्लास्टिक कंटेनर टू बी टू ग्रोसरी स्टोर्स। तो तुम देख रहे हो कि ग्रोसरी स्टोर्स के पहले टू लगा है, तो वो सारे जो ऑप्शन दिए जिसमें प्रीपोजिशन लगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन लगा देंगे तो दो दो प्रीपोजिशन एक साथ में हो जाएगा, तो वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो इसमें से आगे है, यहाँ पे इसके साथ भी प्रीपोजिशन लगा है, इसके साथ भी प्रीपोजिशन, इसके साथ भी, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फिर हमें लिखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन लिखना पड़ेगा बी। फिर है सुटेबल ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर्स। ब्लैंक, अच्छा ब्लैंक नंबर 5, ब्लैंक नंबर 5, नंबर्स नहीं, नंबर 5। सस्टेन, डिटेन, प्रोसीड्स, रिजेक्ट। पढ़ के देखते हैं ऑप्शन, हमें खुद समझ में आ जाएगा। लिखा है, अच्छा ठीक, यूजफुल टू हैव मशीन दैट ऑटोमेटिकली एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज दैट वर राइप, or you might want a machine on the farm that automatically recognizes strawberries by color and only picks the red ones to begin with। अब देखो यहाँ पे आपने कहा ग्रोसरी स्टोर तक वो सारे चीज़ों की क्या की जाए? पैकिंग करके भेज दी जाए अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में। एक बार ऊपर से ऑप्शन देखते हैं थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा हमें। ढेर मतलब कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने कलर को चेंज करते हैं, जैसे टोमेटोज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, रेड बेल पेपर्स हैं, ये सब चेंज करते हैं, और स्पेशली ये ग्रीन से रेड में चेंज होते हैं। कलर इज जस्ट वन वे अलॉन्ग विथ साइज। कलर तो है ही, कलर के साथ इनकी साइज भी चेंज होती है, इनका टेक्सचर भी चेंज होता है, इनकी स्मेल भी चेंज होती है। दैट यू कैन टेल इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज टू बी हार्वेस्टेड और ईटन। अच्छा, कोई भी ये कह सकता है कि जब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जब इन्हें बोआई किया जाता है, तो उस समय इनका कलर अलग होता है, और जब खाया जाता है तो उस समय इनका कलर अलग होता है। इमेजिन अ फैक्ट्री दैट
स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर। तो स्ट्रॉबेरीज को प्लास्टिक कंटेनर में क्या करते हैं, पैक करते हैं। तो आप इमेजिन करो कि उसको पैक करके क्या क्या, टू बी ग्रोसरी स्टोर्स, उन्हें ग्रोसरी स्टोर में शिफ्ट ऑफ किया जाए। शिफ्ट ऑफ करना का मतलब होता है स्टैंड अवे, भेज देना। तो उनको ग्रोसरी स्टोर पे भेज दिया जाए और कंट्री में हर कोने में भेज दिया जाए। इट माइट बी यूजफुल टू हैव मशीन्स दैट ऑटोमेटिकली एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज, कोई ऐसी मशीन हो जो ऑटोमेटिकली क्या करे, ग्रीन स्ट्रॉबेरीज को, जो कि क्या कर सकते हो, दैट वर राइप, जो कि ग्रीन स्ट्रॉबेरीज अब जो राइप हो चुके हैं। और यू माइट वांट अ मशीन ऑन द फार्म्स दैट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज स्ट्रॉबेरीज बाय कलर एंड ओनली पिक्स द रेड वंस टू बी बिगिन विथ। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि रेड का मतलब है वो पका हुआ स्ट्रॉबेरी है, और ग्रीन का मतलब वो अभी पका हुआ नहीं है। तो कोई ऐसी मशीन हो जो ये पहचान पाए कि कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है, तो उसमें से क्या करे, रिकॉग्नाइज स्ट्रॉबेरीज बाय कलर एंड ओनली पिक्स द रेड वंस, तो केवल रेड वन को ही पिक करे, यानी पके हुए जो स्ट्रॉबेरीज हैं उन्हीं को वहां से ले और बाकी जो बचे उन्हें क्या करे, छोड़ दे। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमें क्या लिखना चाहिए था, रिजेक्ट, छोड़ देना चाहिए। ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सस्टेन का मतलब होता है कि सर्वाइव करे, तो यहाँ सर्वाइव करने का कोई हमारे पास रेफरेंस नहीं है। डिटेन करना मतलब किसी को हम कहीं जाने से रोक दे, वो भी नहीं है। प्रोसीड का मतलब किसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना, यहाँ पर रिजेक्ट करना है, क्योंकि जब वो रेड को पिक करेंगे तो ग्रीन को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। वो मशीन ऐसी हो जो ऑटोमेटिकली पिक कर ले, रेड को पिक कर ले और जो ग्रीन है उन्हें छोड़ दे, रिजेक्ट कर दे, उन्हें न पिक करे। दैट इज़ ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन फिर भी जो भी रहा कम टाइम में अच्छी कोशिश की गई। थैंक यू वेरी मच।